क्लास 10th हम आज आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक में से लेसन नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से हम क्या समझते हैं कि हम अपनी बॉडी पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं और जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो एक तय प्रोसेस से होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारी बॉडी में कुछ भी होने लग जाएगा, कभी भी हाथ कभी पैर कुछ भी उठने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बॉडी एक सिस्टमिक तरीके से चलती है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस जो मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रोसेसेस आप पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड विद अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव। तो हमने वहाँ पर एक स्टेटमेंट देखा था कि अगर हमें दिखता है कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो जिंदा है। सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लांट्स, यानी कि कुछ इनमें से मूवमेंट्स किस वजह से होते हैं, ग्रोथ की वजह से। जैसे प्लांट्स हमें चलते हुए तो नहीं दिखते लेकिन बढ़ते हुए दिखते हैं। सीड जर्मिनेट करती है, ग्रो करती है, हमें दिखाई देने लग जाता है कि सीडलिंग जो है वो थोड़े दिन में सॉइल को धक्का देकर ऊपर आ गई है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन, यानी अगर उसकी ग्रोथ रुक जाए तो ये मूवमेंट्स नहीं होंगे। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में जो ग्रोथ के साथ कनेक्टेड नहीं होते, जैसे कि कैट रनिंग यानी बिल्ली दौड़ रही है, बच्चे जो हैं झूलों पर खेल रहे हैं, बफेलो अपना जो भी खाना है उसको चबा रही है। तो ये जो है ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं होते। तो हम ऐसे मूवमेंट्स को, ऐसे विजिबल मूवमेंट्स को जो हमें दिखाई देते हैं, इन्हें लाइफ के साथ में क्यों जोड़ देते हैं? A possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment of the organism। यानी इसका पॉसिबल आंसर ये है कि हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका रिस्पॉन्स ये मूवमेंट होता है। कैट इसीलिए भाग सकती है, द कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस, क्योंकि उसने चूहा देख लिया हो। Not only that, we also think movement as an attempt by living organism to use changes in their environment to give them advantage। यानी हम ये भी मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मूवमेंट इसलिए करता है ताकि उसके आसपास के जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उससे उसे कुछ फ़ायदा हो। जैसे प्लांट ग्रो करता है बाहर की तरफ धूप में, बच्चे जो हैं खेल कर, झूलों पर खेल कर मज़े करते हैं, बफेलो खाना खाती है चबा चबा कर ताकि जो भी टफ फूड ब्रेक हुआ है इससे उसका डाइजेशन बेटर हो जाए। जब ब्राइट लाइट फोकस होती है हमारी आंख पर या हम गर्म चीज़ को छू लेते हैं, हम चेंज को डिटेक्ट करते हैं, यानी हमें पता चल जाता है कि कुछ चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं मूवमेंट से, जिससे हम अपने आप को बचा सकें। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all these movement, यानी अगर हम थोड़ा और इसके बारे में सोचें तो हम समझेंगे कि जितने भी मूवमेंट है एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में, ये बहुत केयरफुली कंट्रोल्ड होते हैं, यानी इसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। अब कौन करेगा ये आप सोचो। ईच काइंड ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, यानी हमारी बॉडी जानती है कि कब कौन से चेंज को किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। जब हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं क्लास में तो हम ज़ोर से बोलने की बजाय धीरे से विस्पर करते हैं, फुसफुसाकर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्लियरली मोमेंट इज़ टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज़ ट्रिगरिंग इट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्लास में बैठे हैं यहाँ ज़ोर से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारी बॉडी का करा हुआ रहता है। Therefore, such control movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only correct movement and response। यानी जो कि जितने भी कंट्रोल मूवमेंट हैं, पहले हम इन्वायरमेंट के इवेंट्स देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रही है आसपास और उसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें सिस्टम यूज़ करना चाहिए प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझा जाए। और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में या स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उनके यूज़ से हम ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। एनिमल्स नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि जितना भी हमारा कंट्रोल होता है वो सब यहीं से होता है। In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9। यानी हम ये क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आता है वो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज से मिलाकर आता है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, यानी किसी भी गर्म चीज़ को जब हम छू लेते हैं तो वो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है हमारे लिए।
वी नीड टू डिटेक्ट इट, यानी हमें उसे पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना है. हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं. ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है एनवायरमेंट की वो हमें कुछ स्पेशल टिप्स से मिलती हैं, जो नर्व सेल की टिप्स होती हैं उनसे. ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि इनर ईयर, नोज, टंग और इस तरीके से. तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर हैं वो टेस्ट से समझ जाएंगे और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं वो स्मेल से समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है. दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. यानी कि इस डायग्राम में आप ये डेंड्राइट देख रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो इसकी टिप पर आती है. इसकी टिप से एक केमिकल रिएक्शन बनता है जो कि एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जनरेट हो जाता है. ये जो है डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाती है, यानी यहाँ, और सेल बॉडी से ये जाती है एक्सॉन में, यानी कि इस तरीके से ये पहले यहाँ आती है, यहाँ से फिर ये यहाँ पहुँच जाती है और फिर ये एंड में जाकर जो नर्व एंडिंग्स दी हुई हैं, यानी एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड में आकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो रहती है वो कुछ केमिकल्स निकालती है. दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और सिनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ बॉडी. तो ये मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बताती हूँ. मान लीजिए ये एक नर्व सेल है जो मैंने यहाँ बनाया है और ये इसमें से निकले हुए एक्सॉन्स हैं और ये एंड में लास्ट में जाके उसमें से नर्व फाइबर्स बाहर आ रहे हैं. ये हमारे डेंड्राइट्स थे और ये सेल बॉडी थी. तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ इम्पल्स आएगी, फिर सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करके वो नर्व एंडिंग्स पर आ जाएगी. अब क्या होता है कि इसके जस्ट बाद ही एक दूसरा नर्व सेल लगा रहता है इसी के जैसा. ये एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग्स सेम जो इस यहाँ था वैसे ही यहाँ रहता है. इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ज़रा सा, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स. तो जो इसके नर्व एंडिंग्स थी, जो केमिकल रिएक्शन आया उसने यहाँ कुछ केमिकल्स छोड़े, तो वही सेम मैसेज जो है यहाँ से नेक्स्ट नर्व फाइबर में जाएगा सिनेप्स के थ्रू, ये जो बीच, और इसी तरीके से ये प्रोसेस अगले वाले में कंटिन्यू हो जाएगी. तो ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहेगी. तो आखिरी में क्या होगा, A similar synapse finally allows delivery of such impulse from nervous to other cells. यानी एक एंड ऐसा आएगा जहाँ पर ये नर्व्स ख़त्म होके मसल सेल्स में जाएंगी. तो हमारे मसल्स को पता चल जाएगा कि ये हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ है, ये बॉडी का मैसेज आया है. This is thus no surprise that nerve tissue is made up of an organized network of nerve cell और neurons. यानी कि नर्वस टिश्यू जो है वो इसी तरीके के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से बने हुए रहते हैं. ये स्पेशलाइज होते हैं कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. 7.1a हमने देखा है न्यूरॉन. आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, यानी कहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमने देखा डेंड्राइट पर आती है. थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करेगी. और फिर वेयर इज दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू केमिकल सिग्नल्स फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, यानी इस जगह पर वो आगे के लिए जाएगी. तो एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, कुछ शुगर आप अपने माउथ में रखें, आपको कैसा टेस्ट आता है, या फिर आप अपनी नोज़ ब्लॉक करके देखें और फिर दोबारा से शुगर खा के देखें, क्या कोई टेस्ट में डिफरेंस आता है. और इसी तरीके से आप नोज़ ब्लॉक करके फिर से खाना खा के देखें, तो क्या आपको उसका टेस्ट आता है या नहीं. तो करके देखिएगा और फिर देखना कि एक डिफरेंस आएगा शुगर में और फूड के टेस्ट में जब हमारी नाक बंद रहती है. तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है. और जब आप इस तरीके की सिमिलर सिचुएशन में, जब आपको सर्दी होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट चला गया है, हमें स्वाद आना बंद हो जाता है. वॉट हैपन्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन में आखिर होता क्या है. Reflex is a word we use very commonly when we talk about sudden action in response. तो रिफ्लेक्स जो वर्ड है उसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जब हम कोई सडन एक्शन देते हैं, एकदम से देने वाला एक्शन होता है एनवायरनमेंट में. जैसे कि we say I jumped out of the way of the bus reflexly और I pulled my hand back from the flame reflexly.
यानी कि और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, यानी जैसे मान लो एकदम सामने से गाड़ी आएगी तो आप साइड में कूद जाओगे, आप किसी गर्म चीज़ को छुओगे तो आप हाथ एकदम से पीछे हटा लोगे। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? एक कॉमन आइडिया है इन ऑल सच एग्जाम्पल दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, यानी हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता है, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल, यानी ऐसा नहीं है कि हमारा हाथ जल रहा है तो हम हाथ वहीं रखे रहेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं, आप हाथ आपका अपने आप पीछे चला जाएगा, आप इसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। Yet these are situations where we are responding with some action to changes in our environment. How is control and coordination achieved in such situations? तो इन तरीक़ों में किस तरीके से हमें कंट्रोल मिलता है? Let us consider this further, यानी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us, or in fact for any animal. यानी हम एकदम से आग में हाथ दे दिया है तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। How would we respond to this? कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे? One seemingly simple way is to think consciously about the pain and the possibility of getting burned and therefore move our hand. तो एक सीधा सिंपल सा है कि हमें पता है इसमें दर्द होगा, हम जल जाएंगे, और इसलिए हम अपना हाथ हटा लेते हैं। An important question then is how long will it take us to think all this? यानी एक ज़रूरी सवाल है कि हमें कितना टाइम लगेगा ये सब सोचने में। The answer depends on how we think. तो आंसर डिपेंड करता है हम कैसे सोचते हैं। अगर नर्व इम्पल्स जो है वो talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity, यानी thinking एक बहुत complex process है, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from so many neurons. तो हमें बहुत सारे neurons की सहायता से सोचना पड़ेगा। If this is the case, it is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो थिंकिंग टिश्यूज़ हैं सोचने वाले, उनके आसपास बहुत सारा डेंस नेटवर्क रहता है न्यूरॉन्स का। ये हमारे फॉरवर्ड एंड में रहते हैं, स्कल के जो खोपड़ी रहती है, ये सब जगह से सिग्नल रिसीव करते हैं जिससे हम सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कोई हमें कुछ कहता है तो हम सोचते हैं और फिर उसको बोलते हैं। ये सब चीज़ें ब्रेन से होती हैं। Obviously, in order to receive this signal, this thinking part of the brain in skull must be connected to nerves coming from various part of the body. और ये सब सिग्नल लेने के लिए जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं सबको इस पार्ट से कनेक्टेड होना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर ये पार्ट ऑफ द ब्रेन मसल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि मूव करो, तो नर्व्स को ये सिग्नल वापस भी ले जाना पड़ेगा। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। और अगर ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो इसमें टाइम लग जाएगा और तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो किस तरीके से होता है? हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है? रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, इफ नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन अ सिंपलर वे, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन मस्ट बी कम्प्लीटेड क्विकली। यानी अगर हम सोचने वाला पार्ट हटा दें और डायरेक्ट ये नर्व्स को उन नर्व से कनेक्ट कर दें जो हाथ पीछे करेंगी, जो हमारा मसल मूव करती है, तो ये इजीली हो जाएगा कि हमने हाथ टच करा, उसके बाद सोचने का पार्ट तो बाहर चला गया, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हमारा हाथ जो है वो मूव कर जाएगा। तो ऐसा जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व? तो कहाँ पर हम करेंगे इनका कनेक्शन? द बेस्ट प्लेस वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, यानी सबसे पहली जगह जहाँ वो मिलेंगी वही सबसे बेस्ट जगह है। तो नर्व्स जितनी भी होती हैं बॉडी से वो एक बंडल में मिलती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन तक जाने से पहले। रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में ही बन जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक भी पहुँचती है। Of course, reflex arc have evolved in animals because the thinking of process of brain is not fast enough. हमारे अंदर रिफ्लेक्स आर्क आ गई है। बहुत सारे एनिमल्स के पास थोड़ा बहुत तो नर्वस सिस्टम होता है जो थिंकिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो उनके अंदर अपने अपने तरीके से रिफ्लेक्स आर्क का इवोल्यूशन हो गया है। However, even after complex neuron network have come into existence, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जल्दी से कोई काम करता है तो वो रिफ्लेक्स आर्क ही होती है। भले ही हमारे पास एक न्यूरॉन का अच्छा खासा नेटवर्क है सोचने के लिए, लेकिन सबसे जल्दी काम रिफ्लेक्स आर्क का ही होता है। तो
ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये रिफ्लेक्स आर्क का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ रिसेप्टर्स हैं। मान लीजिए हमने गर्म पानी में हाथ लगा दिया, तो ये जो जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा यहाँ तक, CNS तक। यहाँ पर रिले न्यूरॉन है जो मैसेज को वापस लेकर आ जाएगा जल्दी से, और हम हाथ हटा लेंगे, ये इफेक्टर मसल। मैसेज जो है वो यहाँ से ब्रेन तक भी पहुँच जाएगा और जल्दी से मूव करके हमारा हाथ भी हट गया है। तो अब हम ये सीक्वेंस भी ट्रैक कर सकते हैं कि जब हमारी आँख पे एकदम से लाइट डाल दी जाती है तो हम आँखें बंद क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाता होगा, मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके पहुंच जाता होगा और हम अपनी आइज़ बंद कर लेते होंगे। तो ये हमने समझा कि नर्व सिस्टम कैसे काम करेगा। अब हम ह्यूमन ब्रेन पे आते हैं। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी क्या स्पाइनल कॉर्ड का सिर्फ यही फंक्शन है? तो ऑब्वियसली नहीं, सिंस वी नो दैट व्हाट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, यानी हम जानते हैं कि हम सोचने वाले जीव हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड ऐसी नर्व से बनी होती है जो इन्फॉर्मेशन भेजती हैं, जिससे हम सोचते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस, यानी थिंकिंग में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन में रहते हैं। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिलकर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, यानी कि ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको जोड़ते हैं। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, यानी हम अपने एक्शन के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बोलना, मूव करना, चेयर हिलाना, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं जो इस बेसिस पर रहते हैं कि अब और क्या करना है। जैसे कोई प्रोग्राम ख़त्म होता है तो हम अपने आप सोच लेते हैं कि हाँ अब हमें ताली बजाना है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स, और ये इसलिए ब्रेन को मैसेज भेजना पड़ते हैं। दिस इज़ द सेकेंड वे इन विच द नर्व सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल, ये दूसरा तरीका है। कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग, यानी ब्रेन का काम होता है कि हम एक्शन लें सोच कर। एज यू विल एक्सपेक्ट दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs, यानी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से होती होंगी। अलग अलग पार्ट्स जो हैं ब्रेन के उनका काम अलग अलग है, अलग इनपुट अलग आउटपुट देना। तो ब्रेन जो होता है उसके 3 मेजर पार्ट्स या रीजन्स हैं, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम होता है मेन थिंकिंग जो होता है करना। इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, यानी इसके पास रीजन्स होते हैं जिसमें सेंसरी इम्पल्स आती है। सेपरेट एरियाज़ होते हैं फोर ब्रेन के जो हियरिंग, स्मेल, साइट ऐसी चीज़ों के लिए बने होते हैं। यहाँ से हम सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और देख सकते हैं। और एसोसिएशन के लिए दूसरे एरिया है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक साथ रख के दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ा जाता है ताकि हम अच्छे से रिसेप्ट कर पाएँ, और उस इंफॉर्मेशन के साथ भी जोड़ा जाता है जो हमारे ब्रेन में पहले से मौजूद होती हैं। जैसे कि आप मानिए आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप जो आज सुबह पढ़ के गए हैं वो और आपको जो पहले से याद है वो इन्फॉर्मेशन मिलाकर आप लिखते हैं। तो ये सब ब्रेन का काम होता है। बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज़ मेड आउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड ऑन टू मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल, फॉर एग्जाम्पल अवर लेग मसल्स। यानी इन सब के बेसिस पर हम एक डिसीजन बनाते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी। और मोटर एरियाज कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मसल्स को, जैसे हमारे पैर के मसल्स होते हैं। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? यानी कुछ सेंसेशंस होते हैं जो देखने और सुनने के अलावा होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर। तो फोर ब्रेन के एक दूसरे हिस्से में एक पोर्शन होता है, एक हिस्सा होता है जहाँ पर हंगर के लिए सेंसेशन होते हैं। तो जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलता तो हम खाते जाते और हमें उल्टियाँ होना शुरू हो जाती। तो ये डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन का, जिसमें ये फोर ब्रेन है, ये सेरेब्रम, ये क्रेनियम है बाहर, ये मिड ब्रेन है। इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर बताए हुए हैं।
ये लेबल डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ना है और अलग अलग पार्ट के फंक्शंस भी आपको ढूंढना है. लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन इंट्रोडक्शन. यानी आप एक और वर्ड का मतलब देखते हैं. रिफ्लेक्स का दूसरा मतलब क्या हुआ? Our mouth waters only when we see food, like our meaning too. Our heart beats without our thinking about it. यानी हमें भूख लगती है या हमें कोई अपनी पसंद की चीज़ दिखती है तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है. बिना सोचे हमारी हार्ट बीट जो रहती है वो धड़कती रहती है. तो ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते सिर्फ सोच कर कि अगर हम सोचें कि आज हम नहीं चाहते हैं कि हमारा दिल धड़के तो वो रुक जाएगा. ऐसा नहीं होता है. डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ. यानी क्या हमें सोचना पड़ता है कि अरे सांस लेना है, अरे खाना पचाना है? नहीं. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल एंड द थॉट ऑफ आवर एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट्स ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. यानी चेयर हिलाना या ये तो कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस है. इसके अलावा एक मसल मूवमेंट सेट होता है जिसके बारे में हमारा कोई थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता है. हम नहीं सोच के उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन यानी लार आना, वॉमिटिंग, ये सब मेड्यूला हिंड ब्रेन से होते हैं. इस जगह पर दिया हुआ है मेड्यूला, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती है जैसे वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब तो पॉसिबल हैं क्योंकि हिंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है. ये प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. सेरिबेलम का काम क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन को अच्छे से करना, बॉडी का बैलेंस बना के रखना. इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस एंड इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. यानी क्या होगा अगर हम सोच ही ना पाए, अगर ये एक्शंस हमसे हो ही ना, तो हमारी लाइफ बिल्कुल भी काम की नहीं बचेगी. हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड. कैसे इनका प्रोटेक्शन होता है? एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है ब्रेन और बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करता है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है. तो इसके लिए बॉडी ने इसको एक बोनी बॉक्स के अंदर रखा है, एक हड्डियों के ढांचे के अंदर. ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड बैलून के आसपास होता है जिससे शॉक एब्जॉर्प्शन होता है. अगर हम हमारा हाथ बैक के मिडिल में लेके जाएंगे तो हमें एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर फील होगा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा स्कल हो जाता है और इसके अंदर फिर फ्लूइड भरा होता है, पानी जैसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फ्लूइड फिल्ड होता है और उसके बीच में ब्रेन होता है ताकि कोई भी शॉक आए तो वो पहले स्कल पर जाए. स्कल बहुत हार्ड होता है और अगर फिर भी ज़्यादा बड़ा शॉक है तो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है. ब्रेन तक बहुत मुश्किल से चीज़ें पहुँचती हैं. और इसी तरीके से जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं उसके ऊपर एक वर्टिब्रल कॉलम बना होता है वर्टिब्री से, तो अंदर की नर्व्स जितनी भी होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं. अब नर्वस टिश्यू से एक्शन होता कैसे है? सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजन. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. अदर वर्ड में जो भी एक्शन होता है या मूवमेंट होता है वो परफॉर्म होता है फाइनल जॉब में. तो अब एनिमल मसल मूव कैसे करते हैं? जब भी नर्व इम्पल्स मसल में पहुंचता है तो मसल फाइबर मूव करता है. किस तरीके से? सिंपलेस्ट नोशन ऑफ द मूवमेंट एट सेल्यूलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप. यानी मसल सेल मूव कैसे करेंगे? अपना शेप चेंज करके, जिससे क्या होगा कि वो छोटे हो जाएंगे. तो अगला क्वेश्चन है कि मसल अपना चेंज कैसे करता है शेप? तो ये सेल्यूलर कंपोनेंट्स की वजह से. मसल्स के पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो उनके शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं और उनकी साइज़ को भी चेंज करने में हेल्प करते हैं. उनका अरेंजमेंट चेंज होता रहता है नर्व्स के हिसाब से. तो जब ये होता है तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म, तो वो छोटे हो जाते हैं. तो हमने मसल टिश्यू की बात 9th में भी करी है. अलग अलग टाइप के मसल्स हमने पढ़े थे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री. तो अब आपको इनके बीच में डिफरेंस करना आ जाएगा. ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच का डिफरेंस क्या है. What happens at a synapse between two neurons? Which part of the brain maintains posture and equilibrium? ये हमने पढ़ा है. How do we detect the smell of an अगरबत्ती? And what is the role of a brain in reflex action? Brain का काम क्या होता है reflex action में? तो ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ.
क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में? रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि वॉकिंग वॉलेंट्री है, वो ब्रेन कंट्रोल करता है। क्या होता है जब सिनेप्स बनता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, क्या होता है वहाँ पर? मैंने आपको बताया था डायग्राम से, सिनेप्स एक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो जब नर्व इम्पल्स जो होती है वो नर्व एंडिंग्स पर पहुँच जाती है तो एक केमिकल रिलीज होता है वहाँ पर। इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्स क्रॉस करता है और आगे के न्यूरॉन में जाता है, और इसलिए एक जगह से दूसरे न्यूरॉन में जाने पर सिनेप्स हेल्प करता है। अब है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम? सेरिबेलम, हम पढ़ चुके हैं, हिंड ब्रेन का पार्ट है जो ये काम करता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक? कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? ये जो स्मेल होती है ये हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक पहुंचती है नोज के, फिर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है जो कि डेंड्राइट्स में जाती है वहाँ पर प्रेजेंट, और फिर वो अगले न्यूरॉन में जाती है और धीरे धीरे करके वो ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं वहाँ पहुँच जाती है और हमें पता चलता है कि ये अगरबत्ती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ब्रेन का काम क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में? इनवॉलेंट्री एक्शन जितने भी होते हैं, हार्ट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे सैलिवेशन, चेंज इन द प्यूपल ऑफ आवर आइज आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द ब्रेन। तो इन सब का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ये ब्रेन के थ्रू होता है। तो अब आगे देखें कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है। ये तो हुई एनिमल्स की बात। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी हमारे पास तो नर्वस सिस्टम था जिससे हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन प्लांट्स के पास ना नर्वस सिस्टम होता है ना मसल्स होते हैं, तो फिर वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, जैसे हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा पुदीका भी जिसको बोला जाता है, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, यानी वो फोल्ड होके मुरझा जाते हैं। जब सीड जर्मिनेट करती है, द रूट गोज डाउन, स्टेम्स कम अप इन द ईयर, क्या होता है सबसे पहले? अब जैसे ये मिमोसा पुदीका है, जैसे छुई मुई, और इसको मैंने छुआ इस तरीके से तो ये बंद हो जाती है, इसकी लीव्स ये बंद हो गई। इसको टच करूँगी तो ये सारी जितनी भी लीव्स हैं इन सब में एक्शन होता है और ये सारी की सारी लीव्स बंद हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स हैं वो सेंसेशन में जल्दी से मूव करती हैं, तो यहाँ पर कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम देखें डायरेक्शनल मूवमेंट, जैसे कि ऊपर की तरफ प्लांट उग रहा है और अगर हम उसे उगने ही नहीं देंगे तो कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, तो प्लांट दो टाइप के मूवमेंट दिखाता है, एक ग्रोथ वाले और एक बिना ग्रोथ वाले। तो सबसे पहला टाइप का मूवमेंट जो था दैट ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, जिसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, बट देर इज नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू, यानी ना उसके पास नर्वस टिश्यू है ना मसल टिश्यू है, तो फिर प्लांट ने कैसे डिटेक्ट करा टच को, किस तरीके से लीव्स मूव करेंगे रिस्पॉन्स में? इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, यानी अगर हमने सोचा है कि प्लांट कहाँ पर टच हुआ है, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो एक्चुअली मूव करता है, इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ टच, यानी जहाँ हमने टच करा है उससे थोड़ा दूर मूवमेंट होता है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हो रही है, यानी प्लांट के पास भी कोई इलेक्ट्रिकल केमिकल चीज़ होगी जिससे वो ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, लेकिन उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है। लेकिन अगेन एज इन एनिमल्स, जैसा कि हमारे अंदर होता है, कुछ सेल्स जो हैं वो अपना शेप चेंज करते हैं इस मूवमेंट के लिए, उनके पास भी कुछ स्पेशल प्रोटीन्स मिलते हैं एनिमल्स मसल सेल में, ये अपने पानी के अमाउंट को चेंज करते हैं, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप, यानी जैसे हम छुई मुई को छूते हैं उसका पानी लॉस हो जाता है और वो श्रिंक हो जाता है, वो मुरझा जाता है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, some plants like pea plant climb up other plants or fences by means of tendrils, यानी हमने ऊपर चढ़ते हुए पौधों को देखा है जो बेल के जैसे ऊपर चढ़ जाते हैं। टेंड्रिल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब वो किसी सपोर्ट को पाते हैं तो उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और वो उसको सर्कल करके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शनल ग्रोथ है, प्लांट मूव करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। एक कोनिकल फ्लास्क को हमने वाटर से फिल करा, उसके नेक तक वायर मैश जाली से ढका, उसको 2 से 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन रखे, उसमें एक कार्डबोर्ड रखा जो एक साइड से ओपन है जैसा कि इसमें दिख रहा है, और फिर फ्लास्क को इस तरीके से रख दिया कि जहाँ से लाइट आ रही है वो हिस्सा यहाँ पर है। आपको 2 से 3 दिन बाद दिखाई देगा कि जो
शूट है उसकी वो उसी तरफ मुड़ गई है जिस तरफ धूप आती है। अब आप उसको लाइट से थोड़ा दूर रख देंगे और थोड़े दूर ही रखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो है इसने अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज कर ली है। ये तो नीचे ही जाएगी, जियोट्रॉपिक पॉजिटिव है ये, और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक, यानी ग्रेविटी की वजह से चीज़ों को नीचे ही आना चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी, ये डायरेक्शन चेंज करवा देती है प्लांट की। ये डायरेक्शनल या ट्रॉपिकल मूवमेंट्स जो है ये स्टिमुलस और उससे दूर हो सकते हैं। तो दो काइंड के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। शूट जो होता है वो टुवर्ड्स द लाइट जाता है, रूट जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। किस तरीके से ये प्लांट को हेल्प करेंगे? प्लांट जो है वो ट्रॉपिज्म दिखाएगा टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। जो रूट्स है प्लांट की वो नीचे की तरफ जाएंगी और जो शूट्स है वो जनरली ऊपर की तरफ यानी अवे फ्रॉम द अर्थ जाएंगी। तो इसको हमने बता दिया, ग्रेविटीज ऑपोजिट जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब इसमें अगर हम हाइड्रो यानी वाटर लगा दें तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और केमिकल्स लगा दें तो ये कीमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। और इस तरीके के एग्जाम्पल जैसे कि पोलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल की तरफ जाती है, जो हम आगे देखेंगे। Let us once again think about the information is communicated in the bodies of multicellular organism, यानी मल्टीसेल्यूलर जैसे हम हैं, हमारे अंदर जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से सेंसिटिव प्लांट जो है वो टच के रिस्पॉन्स में बहुत जल्दी मूव करता है। जैसे सनफ्लावर का मूवमेंट अगर हम देखेंगे, रिस्पॉन्स इन डे एंड नाइट, ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। सनफ्लावर बहुत स्लोली मूव करता है, तो जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है वो और स्लो होंगे। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ, यानी बहुत आराम से कंट्रोल करी हुई, ध्यान से कंट्रोल करी हुई डायरेक्शंस होती हैं। जैसे हमारे आर्म्स और फिंगर्स ऐसा नहीं होता है कि सामने की तरफ उगने लग जाएंगी, तो ये हमारे कंट्रोल मूवमेंट है, ये बहुत स्लो रहते हैं और किसी किसी में ये फास्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र बहुत फास्टली होता है, तो इसलिए जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है उसको भी जल्दी मूव करना आना चाहिए, यानी जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है या जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक बहुत अच्छा मीन्स था हमारे लिए, लेकिन एक लिमिटेशंस होती हैं कुछ इसकी, यानी कि ये सिर्फ उसी सेल्स में जाएंगी जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई है तो सेल को थोड़ा टाइम लगता है रीसेट करने में, एक नई इम्पल्स बनाने से पहले। दूसरे वर्ड्स में कि सेल जो होते हैं वो कंटिन्यू इनको क्रिएट नहीं कर सकते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी दूसरे तरीके यूज़ करते हैं जिन्हें हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अगर इम्पल्स जनरेट करने के बजाय हम स्टिमुलेट कर दें सेल्स को, केमिकल कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड अपने आप चारों तरफ फैल जाएंगे और दूसरे सेल के पास भी कुछ ना कुछ कंपाउंड होगा उनके सरफेस पर, तो वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये ट्रांसमिशन के लिए एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जल्दी पोटेंशियली हम सारी जगहों तक पहुंच सकते हैं। वहाँ अगर नर्वस कनेक्शन नहीं भी है तो भी पहुंच सकते हैं। It can be done steadily and persistently. These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show great deal of diversity. यानी अब हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, कहाँ पर ये बनते हैं और किस तरीके से एक्ट करते हैं। जब हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी देखी थी, जब हम प्लांट को डिटेक्ट कर रहे थे कि प्लांट ने एक लाइट डिटेक्ट करी, तो हार्मोन ऑक्सिन जो था वो शूट की टिप पर बनता है और इसलिए शूट की टिप आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। जब लाइट वन साइड से आ रही है तो ऑक्सिन जो है वो शेडी साइड पर जाने लग जाता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सेल को लंबाई देता है, शूट को लंबाई देता है और इसलिए ऐसा लगता है कि प्लांट जो है वो उस तरफ बेंड हो रहा है। तो एक प्लांट का हार्मोन ऑक्सिन, दूसरा प्लांट का हार्मोन है गिबरलिन्स जो ऑक्सिन्स के जैसे ही ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन्स जो सेल डिवीजन करवाते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में फ्रूट्स और सीड्स में। ये सब कुछ एग्जाम्पल थे और इसके साथ में एब्सिसिक एसिड एक एग्जाम्पल है जो ग्रोथ को रोकता है, जब सिग्नल देता है प्लांट को कि अब आपको और ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, ये विल्टिंग ऑफ लीफ में भी हेल्प करता है। तो इसके क्वेश्चंस अब हम देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट हार्मोन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट या सेल से प्लांट के, जो एक्टिविटी ऑफ अदर पार्ट को कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में। हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट्स ऑफ शूट टुवर्ड लाइफ, यानी लीफ जो होती है उसके सेंसिटिविटी और शूट का मूवमेंट लाइट की तरफ, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं?
जो मूवमेंट होती है लीव्स की सेंसिटिव प्लांट की, वो ग्रोथ के इंडिपेंडेंट होती है, यानी उसकी ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं होता है, ये फटाफट हो जाती है। लेकिन जो शूट होती है, जब हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि वो लाइट की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शनल है और ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट है और बहुत स्लोली होता है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोड्यूसेस ग्रोथ, तो हमने पढ़ा ऑक्सिन। ऑक्सिन कैसे ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं टेंड्रिल्स को। टेंड्रिल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी सपोर्ट, ऑक्सिन जो होता है वो उस पार्ट में से निकलने लग जाता है विच इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट एंड स्टिमुलेट द सेल फॉर इलोंगेशन, और सेल को बड़ा करने लग जाता है ताकि सेल जो है वो सपोर्ट की तरफ जाने लग जाए। तो जो पार्ट ऑफ द टेंड्रिल कॉन्टैक्ट में रहता है वो तो इतना रैपिडली ग्रो नहीं करता है, लेकिन जो उससे दूर रहता है वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इस तरीके से आगे की तरफ ग्रो करने लग जाता है। तो ऑक्सिन जो होते हैं वो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। हेटेरोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट अभी हमने जो देखा 7.1 में जो हम देख चुके थे पहले ही, अभी हमने बुक में देखा था, वही वाला एक्सपेरिमेंट हाइड्रोट्रॉपिज्म को बता सकते हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, हार्मोन्स इन एनिमल्स। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे स्क्विरल, वो अगर किसी डरावनी सिचुएशन में है तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी बॉडीज़ या तो फाइट करेंगी या फ्लाइट यानी भाग जाएंगी। दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों में बहुत एनर्जी लगती है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ लगते हैं और एक्टिविटीज़ लगती हैं। दो अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ है, फाइटिंग या रनिंग, ये भी डिफरेंट है। तो एक सिचुएशन बनती है कि कुछ कॉमन तैयारियां हर किसी की बॉडी करके रखती है। दिस प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। हाउ वुड दिस बी अचीव, किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। अगर बॉडी की डिज़ाइन है स्क्विरल में जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के थ्रू होगी, तो रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide wide range। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम कोई केमिकल रिलीज़ करेंगे तो वो बॉडी में सब जगह पहुंच जाएगा अच्छे से। तो इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स में ये होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हार्मोन एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। अभी हम पीछे एक फिगर देखेंगे जिसमें हमें दिखाई देंगे। एड्रेनलिन डायरेक्टली ब्लड में जाता है और अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं वो हार्ट को इंक्लूड करते हैं। तो हार्ट जल्दी फास्ट बीट करने लग जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है मसल्स को। ब्लड जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होने लग जाता है, जिससे जितना भी ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाने लग जाता है। ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है और ये सारे जो हैं वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। कभी भी देखना आप, जैसे मान लीजिए आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर आपको दिखने लग जाएंगी। तो कुछ एनिमल हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, जो हमारा सेकंड वे है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। हमें याद रखना है कि प्लांट्स के पास भी हार्मोन थे जो उनकी ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। तो एनिमल हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, तो हम तो डायरेक्शनल ग्रोथ शो नहीं करते इस तरीके से कि हम एक ही डायरेक्शन में उगते जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या हमारी बॉडी में होता है वो हम देखते हैं। ये आपके फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल, ये सब में सेम है। बस अगर ये मेल है तो इसमें टेस्टिस होंगी और ये फीमेल है तो इसमें ओवरीज होंगी। तो अब हमने देखा है सॉल्ट पैकेट्स, नमक की जो थैली आती है उस पर लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, या फिर जो आयोडीन से भरा हुआ नमक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए आयोडीन? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन की वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर वो थायरोक्सिन बनाता है। थायरोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, जिससे हमारे अंदर ग्रोथ का बैलेंस बना रहे। तो इसलिए आयोडीन थायरोक्सिन के लिए ज़रूरी है। अगर आयोडीन कम हो जाता है तो हमें गॉइटर हो जाता है। सिम्टम आपने देखा है, गॉइटर जिनकी जो गला होता है वो फूल जाता है। कई बार हम ऐसे लोगों के सामने आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम बोने बोलते हैं, और कुछ बहुत लंबे होते हैं। तो आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, अब क्योंकि उसका नाम ही ग्रोथ हार्मोन है तो वो हमारे को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर बचपन में इसकी कमी हो जाती है तो आप बोने रह जाते हैं।
यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस, यानी कि 10-12 साल में आपके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। ये प्यूबर्टी की वजह से हुए हैं, क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है और फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स आ जाता है। आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स में देखा होगा कि किसी को डॉक्टर कहता है कि आप कम शुगर खाइए क्योंकि आपको डायबिटीज़ है। ट्रीटमेंट में उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये एक हार्मोन है जिसे हम पैनक्रियाज से बनाते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल्स को सही करता है। अगर ये अच्छे अमाउंट में नहीं निकलता है तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये सीक्रेटेड होते हैं, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उतनी में ही। टाइमिंग और अमाउंट भी इनका एक फीडबैक से मैकेनिज्म रहता है। जैसे अगर शुगर लेवल बढ़ती है, पैनक्रियाज पता कर लेता है तो वो उतना ही इंसुलिन निकालता है, और अगर शुगर लेवल कम होती है तो इंसुलिन भी कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल यहाँ पर दी हुई है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है और क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल बॉडी फंक्शन। अब आपको यहाँ पर फिल भी करते जाना है, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वो आपको फिल करना है। जैसे थायराइड, तो कौन सा हार्मोन हमने देखा? थायरॉक्सिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से, ठीक है। ये यहाँ से अभी हमने पीछे पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद ये लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। तो एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पेसिफिक केमिकल्स की वजह से होता है, जो किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से निकलते हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। आयोडाइज साल्ट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन ज़रूरी होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए, नहीं तो हमें गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। गॉइटर से बचने के लिए हम आयोडाइज नमक खाते हैं। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड? कैसे रिस्पॉन्ड करती है बॉडी? एड्रीनल ग्लैंड जो रहता है वो एड्रेनलिन हार्मोन छोटे अमाउंट में निकालता है, लेकिन अगर डरा हुआ होता है या इमरजेंसी कंडीशन या स्ट्रेस है तो बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे जल्दी जल्दी एनर्जी मिले ताकि वो या तो भाग पाए या लड़ पाए। तो इससे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। कुछ पेशेंट्स डायबिटीज़ के इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, कम होता है उनके अंदर इंसुलिन, और इसलिए उन्हें इंजेक्शन देकर इंसुलिन की कमी पूरी करी जाती है, जिससे उसके अंदर का शुगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से चले। तो ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है। इसके मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।